नमस्कार। 1947 का साल, एक ऐसा वक्त जिसने दक्षिण एशिया का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। आज के इस अकादमिक एक्सप्लेनियर में हम ब्रिटिश भारत के विभाजन की उन उलझी हुई भू राजनीतिक और सामाजिक परतों को खोलेंगे जिन्होंने हमारे आज के स्वरूप को तय किया। ये सिर्फ लकीरें खींचने और सीमाओं के बंटवारे की बात नहीं थी, बल्कि सभ्यताओं के बंटने का एक बहुत ही जटिल ऐतिहासिक अध्याय है जिसका हम गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। और हाँ, इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण को प्रस्तुत करने में वेलोसिटी क्लासेस का बड़ा योगदान है, जिनका विजन ही है अपने तरीके से उड़ान भरें। तो उनके इस सहयोग के साथ चलिए सीधा अपने विषय पर आते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन किन पड़ावों से गुजरने वाले हैं। पहले हम देखेंगे ब्रिटिश विभाजन के बीज, फिर नेहरू बनाम जिन्ना के टकराते दृष्टिकोण, उसके बाद विभाजन का मार्ग, रेड क्लिफ लाइन का खिंचना, भयानक मानवीय संकट और आखिर में बात करेंगे विभाजन की उस विरासत की जो आज भी मौजूद है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले विषय से, ब्रिटिश विभाजन के बीज। क्या बंटवारे की नींव रातों रात रखी गई थी? बिल्कुल नहीं। इसकी कहानी काफी पहले शुरू हो गई थी। 1905 की ही बात है, जब तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को बांट दिया। उस समय बंगाल क्रांतिकारियों का एक बहुत बड़ा गढ़ हुआ करता था। अंग्रेजों ने इसे कमजोर करने के लिए बहुत ही चालाकी से पूर्वी बंगाल, जो कि मुस्लिम बहुल था, और पश्चिमी बंगाल, जो हिंदू बहुल था, दोनों को अलग कर दिया। इसी के ठीक एक साल बाद 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी, और फिर 1909 में मॉडले मिंटो सुधार आ गए। इसने तो जैसे आग में घी का काम किया। इसके जरिए सेपरेट इलेक्टोरेट यानी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की शुरुआत हो गई। सीधे शब्दों में कहें तो मुस्लिम उम्मीदवारों को सिर्फ मुस्लिम ही वोट दे सकते थे। इसी एक नीति ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से राष्ट्रवादी भावनाओं को धार्मिक बंटवारे में बदलना शुरू कर दिया। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, टकराते दृष्टिकोण, नेहरू बनाम जिन्ना। अब इस हिस्से की सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम उस दौर के दो सबसे बड़े राजनीतिक चेहरों की बात कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना। मजेदार बात यह है कि दोनों ही ब्रिटेन से पढ़े हुए वकील थे, लेकिन इनके राजनीतिक नजरिए बिल्कुल अलग दिशाओं में गए। नेहरू एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष, एकजुट भारत की बात कर रहे थे जहां केंद्र सरकार के पास अच्छी खासी ताकत हो, लेकिन दूसरी तरफ जिन्ना, जिन्हें कभी खुद हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत बड़ा समर्थक माना जाता था, वो धीरे धीरे द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी टू नेशन थ्योरी की तरफ मुड़ गए। उन्हें ये लगने लगा कि एक अखंड भारत में ब्रिटिश राज की जगह हिंदू बहुसंख्यक राज ले लेगा, और इसी सोच ने मुसलमानों के लिए एक बिल्कुल अलग देश की मांग को जन्म दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विभाजन का मार्ग। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हालात बहुत तेजी से बदले। 1946 में एक आखिरी कोशिश की गई कैबिनेट मिशन के रूप में। इस मिशन ने भारत को एकजुट रखने के लिए एक त्रिस्तरीय यानी 3 टियर सिस्टम का प्रस्ताव रखा। देश को 3 समूहों में बांटने की बात हुई। समूह ए में हिंदू बहुसंख्यक इलाके रखे गए, जबकि समूह बी और सी में मुस्लिम बहुसंख्यक इलाके। आइडिया ये था कि केंद्र सरकार कमजोर होगी और राज्यों के पास अपनी शक्तियां होंगी। लेकिन पेंच यहीं फंस गया। कांग्रेस को एक मजबूत केंद्र चाहिए था, जबकि जिन्ना इसे भविष्य के एक स्वतंत्र पाकिस्तान की सीढ़ी के रूप में देख रहे थे। तो नतीजा क्या हुआ? दोनों पक्ष किसी एक बात पर राजी नहीं हो पाए और भारत को एक रखने का ये आखिरी मौका भी हाथ से निकल गया। कैबिनेट मिशन के फेल होने का अंजाम बहुत ही खौफनाक रहा। अपनी बात मनवाने और अलग पाकिस्तान की मांग पर जोर देने के लिए जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया, और इसके जो नतीजे सामने आए वो दिल दहला देने वाले थे। कलकत्ता से भड़की ये सांप्रदायिक हिंसा, जिसे आज भी द ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स के नाम से जाना जाता है, वो सिर्फ बंगाल तक नहीं रुकी। ये आग धीरे धीरे पंजाब, संयुक्त प्रांत और पूरे देश में फैल गई। जिन समुदायों ने सदियों तक सब कुछ साझा किया था, वो एक दूसरे से पूरी तरह से कट गए। और इसी अफरा तफरी के बीच शुरू होता है हमारा अगला अध्याय, रेड क्लिफ लाइन खींचना। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने अचानक, जी हाँ बिल्कुल अचानक, अंग्रेजों के भारत छोड़ने की तारीख 10 महीने पहले खिसकाकर 15 अगस्त 1947 कर दी। अब बारी थी नई सीमाएं खींचने की, और ये बेहद पेचीदा काम किसे सौंपा गया? सिरिल रैडक्लिफ को। अब हैरानी की बात देखिए, रैडक्लिफ को भारत के भूगोल या यहाँ की संस्कृति का कोई भी पूर्व ज्ञान नहीं था। वो कभी यहाँ आए ही नहीं थे। उन्होंने बस एक कागजी नक्शा उठाया, धार्मिक जनगणना के कुछ आंकड़े लिए और जिलों को काटना छाटना शुरू कर दिया। जमीनी हकीकत क्या है, इससे उन्हें कोई वास्ता नहीं था।
और एक बहुत बड़ा सच तो ये है कि इस पूरी प्रक्रिया के लिए उन्हें कितना वक्त दिया गया था, सिर्फ और सिर्फ 3 सप्ताह। ये सोचने वाली बात है कि इतने बड़े उपमहाद्वीप का भविष्य महज कुछ ही दिनों में एक बंद कमरे के अंदर तय कर दिया गया। इन राजनीतिक फैसलों ने जमीन पर जो तबाही मचाई, वो है हमारा अगला विषय, मानवीय संकट। समाजशास्त्री ताहिर मलिक का ये कथन बहुत कुछ कह जाता है। इन शब्दों के पीछे वो दर्दनाक मानवीय त्रासदी छुपी है जिसे सिर्फ कागजी आंकड़ों में नहीं मापा जा सकता। ये एक ऐसा खौफनाक दौर था जब रातों रात लाखों निर्दोष परिवारों ने अपना सब कुछ हमेशा के लिए खो दिया और उस तबाही का सामना किया जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। अकादमिक नजरिया रखें तो हम देखते हैं कि उस वक्त सदियों पुराना सामाजिक विश्वास पूरी तरह से बिखर चुका था। पड़ोसी ही पड़ोसी का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। लोगों ने खुद को बचाने के लिए हथियारबंद मिलिशिया बनाने शुरू कर दिए और दोनों ही तरफ से बर्बरता की वो हदें पार हुईं जिनकी कल्पना भी मुश्किल है। लगभग 1 लाख महिलाओं को निशाना बनाया गया। भयावह यौन हिंसा हुई। जो ट्रेनें शरणार्थियों को लेकर सीमा पार कर रही थीं, उन पर एकदम सुनियोजित तरीके से हमले किए गए। इस पूरे घटनाक्रम में विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 50 लाख के बीच आंकी जाती है। ये मानव इतिहास के सबसे बड़े और सबसे दर्दनाक पलायनों में से एक है। लोग पैदल, बैलगाड़ियों और खचाखच भरी ट्रेनों में मीलों लंबा सफर तय कर रहे थे और इस भयानक प्रक्रिया में लगभग 10 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब आते हैं हमारे आखिरी और बेहद अहम हिस्से पर, विभाजन की विरासत। और ये हिस्सा हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाता है कि 1947 का विभाजन महज इतिहास की कोई पुरानी घटना नहीं है। ये दरअसल वो सुलगती हुई भट्टी है जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों आधुनिक राष्ट्रों की पहचान गढ़ी गई। वो गहरे घाव, वो पीड़ा आज भी इन दोनों देशों के आपसी संबंधों की बुनियाद में मौजूद है। आज़ादी के कुछ ही हफ्तों बाद जो शत्रुता शुरू हुई थी, वो आज दशकों बाद भी लगातार जारी है। इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल मन में ज़रूर आता है। यदि अंग्रेज़ों ने पूरे 1 सदी तक फूट डालो और राज करो की उस कुख्यात नीति पर काम नहीं किया होता, तो क्या इस इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी को टाला जा सकता था? क्या यह विभाजन अनिवार्य था? इतिहास सिर्फ बीते हुए कल की कहानी नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। तो आइए इन सवालों पर विचार करें। इस अकादमिक विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।